morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you question number 12 of exercise 10.3. exercise 10.3 है आपकी और क्वेश्चन नंबर समझेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a जीरो है और दिया हुआ है a.b जीरो है तो b के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। व्हाट इज अबाउट b, ये b के बारे में क्या बताएंगे आप। b क्या है, तो देखिए ये समान सदिश है और समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता। जीरो अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब थीटा तो यहाँ जीरो है नहीं, थीटा तो 90 है नहीं, थीटा कितना है जीरो। अगर दो सदिश a और a समान सदिश दिए हुए हैं तो समान सदिशों के बीच का एंगल कितना हो सकता है जीरो। अब जब आप cos जीरो अंश रखोगे तो cos जीरो का मान क्या होता है 1 होता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है यदि a जीरो है तो इसका मतलब ये मॉड ऑफ ए एंड cos जीरो इक्वल टू 1 अतः निष्कर्ष निकलता है कि अतः ये जो है मॉड ए अवश्य ही जीरो होगा। निकलता है यही कि नहीं, अवश्य ही जीरो होगा। देखिए a और a के बीच का कोण जीरो अंश होता है और cos जीरो का मान 1 होता है। इसका मान 1 है तो ये जीरो कब होगा, जब इनमें से मॉड ए जीरो अवश्य होगा। अब मॉड ए जीरो यहां से प्रूफ हो रहा है, आप दूसरे वाले से देखो क्या प्रूफ होगा, यही देख लीजिए। किंतु a डॉट b बराबर जीरो, a डॉट b का मतलब क्या हो, मॉड ऑफ b cos 90 डिग्री अगर हो तो इसका मान क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। इसका मान हम रखेंगे a और b cos 90 तब जीरो हो सकता है। तो कंडीशन यहाँ पर क्या क्या निकलते हैं, या फिर b इज परपेंडिकुलर a, या तो b जो है a पर क्या है परपेंडिकुलर है, लंबवत होगा, ठीक। और या फिर a ही केवल जीरो हो, दोनों निष्कर्ष। अब a के बारे में हमको बताना नहीं है कि निष्कर्ष किसके बारे में कहा है, b के बारे में। तो यहां से सिद्ध हो रहा था कि a अवश्य जीरो होगा, a का मान अवश्य ही जीरो होगा। तो a अगर जीरो होगा तब भी इसका मान जीरो हो सकता है और b अगर a पर परपेंडिकुलर होगा तब भी मान जीरो हो सकता है। तो आपको यहाँ पर दोनों को आंसर देने हैं, या फिर b इज परपेंडिकुलर a या मॉड ऑफ a इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पर b का मान जीरो हो जाए तब भी तो जीरो हो जाएगा, तो कहेंगे या मॉड b इक्वल टू जीरो। इतनी कंडीशन b के बारे में बता सकते हैं, या फिर b परपेंडिकुलर है a पर, या फिर b का परिमाण जीरो है। a के बारे में हमको बताना ही नहीं था, a पहले ही प्रूफ हो चुका है कि a जीरो के बराबर अवश्य होगा। तो आपको यहाँ पर तार्किक तर्क देना है अपना कि अगर ये जीरो के बराबर है तो b के बारे में आप क्या कह सकते हैं, या फिर b का परिमाण जीरो है, या फिर b a के बीच का कोण 90 डिग्री है, और या फिर a जीरो है। तो a के बारे में बताना नहीं है तो b के बारे में दो कंडीशन हुई, या फिर b इस पर परपेंडिकुलर या फिर b का मान जीरो। ये तीन चीजें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 13 नंबर, कि a b c मात्रक सदिश है। इस प्रकार है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू वैक्टर जीरो आगे दिया, जीरो पर वेक्टर लगा हुआ है, तो a डॉट b b डॉट c और c डॉट a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है a b और c मात्रक सदिश है तो इनका सबका परिमाण क्या होगा 1 हो जाएगा, इनका परिमाण 1 हो जाएगा। और दिया हुआ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर जीरो, वेक्टर यहाँ पर दिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, या हम कहेंगे समान सदिश से दोनों तरफ गुणा कर देने पर। तो समान सदिश से हम गुणा करेंगे, अर्थात यहाँ पर हम गुणा कर देंगे किससे, a प्लस b प्लस c से अदिश गुणा कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम जीरो वेक्टर से। दोनों तरफ समान सदिशों से चाहे गुणा करने पर, जिसको आप मैथमेटिक्स में कहते हो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो यहाँ स्क्वायर करने पर नहीं लिखा जाता है,
यहाँ पर हो वही रही है प्रोसेस, अल्टीमेटली प्रोसेस वही होगी, बट लिखोगे दोनों तरफ समान सदिशों से अदिश गुणा करने पर। अब ये फार्मूला वही लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर वाला, लेकिन हम प्रोसेस वैसे कर रहे हैं कि a डॉट a मतलब a स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर वेक्टर c स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट b। अगर डॉट है देखो ना बीच में, तो गुणा करने पर डॉट ही आएगा। यहाँ भी a डॉट a है, b डॉट b है, आप डॉट समझिए, ये नहीं a b लिख दो, प्लस 2 b डॉट c प्लस 2 c डॉट a। अब इसको ये वेक्टर का स्क्वायर, इसको मॉड का स्क्वायर लिख सकते हो ना। देखो वही थ्योरम बहुत यूज हो रही है सब जगह, बिना उसके बहुत कम काम हो पा रहा है। प्लस 2 ले लो कॉमन, इनका तो मान ही निकालना था, a डॉट बी और b डॉट सी प्लस c डॉट a, इसका मान ही निकालना था। उधर हमने जीरो नहीं किया, उधर इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो सदिश हो जाएगा, क्योंकि पहले जीरो इसका ये होगा वेक्टर जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, फिर मॉड कर देंगे जीरो वेक्टर का मतलब 0i 0j 0 के, तो उधर क्या हो जाएगा। अब ये जीरो आदिश लिख दिया मैंने यहाँ पर, समझ पाए। यहाँ भी बहुत चीजें हैं, देखो कोई डायरेक्ट जीरो लिख देता है, लेकिन नियमता क्या है कि पहले जो है इसका स्क्वायर हुआ है, ये वेक्टर जीरो का स्क्वायर हुआ है, उसके बाद इसका स्क्वायर हुआ। अब जीरो वेक्टर का जब मॉड निकालोगे, इसका मॉड प्लस जीरो के ये हुआ जीरो वेक्टर, तो इसका मॉड क्या आ जाएगा, जीरो, ये अदिश राशि हो गई रूल से। अब इसका मान 1 है, 1 प्लस 2 a डॉट b b डॉट c c डॉट a बराबर 0, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर क्या आ जाएगा, -3/2। यही आंसर हो गया। आपका दिमाग चले। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि वेक्टर a बराबर 0 वेक्टर b बराबर 0 वेक्टर, तब a डॉट b बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए वेक्टर a बराबर है वेक्टर 0, वेक्टर b बराबर है वेक्टर 0, और a डॉट b बराबर 0 है। आपको बताना है कि यदि ये 0 है तो ये 0 है, बट अगर ये 0 है तो ये भी 0 होंगे, इसका सत्य होना आवश्यक नहीं है। आप एक उदाहरण दे करके बताइए। तो देखिए यदि ऐसा है, यदि मॉड a बराबर 0, तो ये क्या बताता है कि मॉड ऑफ a बराबर 0 हो जाएगा। वेक्टर b बराबर 0, तो ये क्या बताता है, मॉड ऑफ b बराबर 0 हो जाएगा ना। यहाँ वेक्टर चिन्ह हट जाएगा, मॉड निकालते ही उसका परिमाण आ जाएगा 0। तो a डॉट b अवश्य ही 0 होगा, अवश्य ही 0 होगा। किंतु अब इसका उल्टा संभव है कि नहीं, ये हम बताने जा रहे हैं। किंतु यदि a डॉट b बराबर 0, तो यह आवश्यक नहीं है, तो यह आवश्यक नहीं है कि a बराबर 0, मॉड ऑफ a बराबर 0 या मॉड ऑफ b बराबर 0। यह भी हो सकता है कि, क्या हो सकता है, यह भी हो सकता है कि a इज परपेंडिकुलर b। देखो हमने कहा कि यदि ये बराबर 0 है तो ये 0, ये बराबर 0 है तो मॉड ऑफ b 0 हो जाएगा, तो a डॉट b अवश्य ही 0 होगा, क्योंकि a डॉट b बराबर होता क्या है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो जब a भी 0 है तो cos थीटा कुछ भी हो या 0 अवश्य होगा। किंतु
अब उल्टा बताना है कि क्या उल्टा भी इसका विलोम भी आवश्यक है कि यदि ये 0 है तो ये भी 0 होंगे, किंतु यदि a डॉट बी बराबर 0 है तो यह आवश्यक नहीं है कि ये भी 0 हो ये भी 0 हो, यह आवश्यक नहीं है। यह भी हो सकता है कि a परपेंडिकुलर भी हो। अगर a परपेंडिकुलर भी हो, देखिए यहां से, तो a डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos 90 इक्वल टू 0, जहां मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मान तब भी तो 0 हो जाएगा जब मॉड ऑफ a 0 ना हो, मॉड ऑफ b भी 0 ना हो, इनके बीच का कोण कितना हो 90 डिग्री। तो आपको तार्किक अच्छे से आंसर देना है कि यदि ऐसा है तो ऐसा अवश्य होगा, किंतु यदि ये बराबर 0 है तो यह आवश्यक नहीं है कि ये भी 0 हो सकता है इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि यदि ऐसा है तो ये भी, यही तो पूछा गया था कि क्या इसका विलोम भी संभव है कि ये 0 है तो वो भी 0 होंगे, तो यह आवश्यक नहीं है, हो सकता है ये 0 ना हो, उसके बीच का कोण 90 डिग्री हो, ये इसका तर्क है। 15 नंबर देखिए, थोड़ी सी हिंट कर दे बस कर लोगे। एक ट्रायंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए का निर्देशांक है 1 2 3, बोलिए 1 2 3, ए का हो गया, बी का कितना है -1 0 0 0, सी 0 1 एंड 2। तो ये जो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, इससे आप निकाल सकते हो। ओ ए ओ बी ओ सी ये दिए हुए हैं, कितना हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, ये बी हो गया माइनस आई ओनली, और सी हो गया जे प्लस 2k। ये सब लोग जानते होंगे कि इसके पोजीशन वेक्टर एक्चुअली में होता है क्या, ये बना हुआ है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है मूल बिंदु 0,0, तो इसकी 0,0 से इसकी पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर आपने ये निकाल रखे हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं। ऐसा होता है कि सबकी पोजीशन जो होती है यहाँ से बताई गई है कि इसलिए इनको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको निकालना है एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको एंगल ये वाला निकालना है, तो आपको AB सदिश प्राप्त हो जाए और BC सदिश प्राप्त हो जाए, इनके बीच का कोण आसानी से आप निकाल सकते हैं। चाहे AB प्राप्त करिए या BA प्राप्त करिए आप, और BC प्राप्त करिए। सदिश BA बराबर क्या होगा, OA माइनस OB, जो बाद में होता है इसका सदिश पहले लिखा जाता है। तो OA हो गया आपका I प्लस 2j प्लस 3k माइनस OB, ये माइनस करेंगे तो प्लस का I हो जाएगा, 2i प्लस 2j प्लस 3k। BC निकाल लीजिए, इक्वल टू BC मीन्स OC माइनस OB, OC j प्लस 2k माइनस ये प्लस I हो जाएगा, I प्लस j प्लस 2k। अब आपको इनके बीच का एंगल निकाल लेना है, ये इन दोनों सदिशों के बीच का, दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए cos थीटा, यहाँ पर थीटा एंगल अगर है तो cos थीटा बराबर BA BC डॉट BA अपॉन मॉड ऑफ BC एंड मॉड ऑफ BA। इनकी वैल्यू निकाल चुके हैं, कर लेंगे आगे ना, कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि बिंदु A B C संरेख है। A के कोऑर्डिनेट बोलिए 1,2,7 एंड B 2,6,3 310 -1। आपको सिद्ध करना है ये संरेख है। संरेख का मतलब हुआ ये एक ही रेखा में है, A B C। संरेख का मतलब ये एक ही रेखा में है। तो कई तरीके हैं, आप चाहे तो AB निकाल लें, BC निकाल लें और AC निकाल लें और उनका मॉड निकाल लें। किन्हीं दो दूरियों का योगफल तीसरी के बराबर आ जाए तो समझ लो संरेख है, एक ये नियम हो गया।
एक ये रूल हो गया। पहले तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा। चलिए ओ ए ये है, ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओ सी है। ये बिंदु जब भी होते हैं तो पोजीशन वेक्टर दिए होते हैं। यहाँ पर तुमको सभी विधियां बता रहे हैं, जो आपको आसान लगे उससे कर लेना। ओ बी बराबर 2y प्लस 6j प्लस 3k, ओ सी बराबर 3i प्लस 10j माइनस k। चलिए पहले ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी बराबर आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। डायरेक्ट माइनस करके बताइए, ओ बी माइनस ओ ए। इसमें से इसको माइनस किया आई, इसमें से इसको माइनस किया 4g प्लस 4k माइनस 4k माइनस का 4k डायरेक्ट निकल आया। बी सी ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। 3 में से ये निकला आई, 10 में से 6 निकला माइनस 4k और यहाँ पर माइनस का 4k। अब ए सी निकाल लीजिए, ए सी ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी से ओ ई को माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 2i 8j प्लस 8j माइनस 8k माइनस का 8, ये निकला है। अब आप एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं, संरेख की कंडीशन होती है कि ए बी इक्वल टू लेमडा बी सी इक्वल टू म्यू बी सी, ऐसे कुछ आ जाए। तो आप अगर इनको देखेंगे तो देखो ए बी बराबर है बी सी, बराबर है कि नहीं, बराबर है 2ac। अगर आप 2 कॉमन ले लो इसमें से तो ये भी तो वही बन रहा है ना। देखो ए बी बराबर बी सी, यहां से अगर 2 कॉमन ले लो तो ये ए सी होगा। तो ए बी बराबर लेमडा बी सी बराबर म्यू ए सी, मीन्स कोई कांस्टेंट आगे आ जाए बट ये सब इक्वल आ जाए तो ये सब क्या हो जाते हैं, संरेख हो जाते हैं एक ही रेखा में। क्योंकि दिशा को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई जे के। तो आप देख रहे हैं इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये भी बच रहा है वही जो कि पहले बचा हुआ था। तो आप देख रहे हैं ये सेम हो गए ना, केवल इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग। ये तो परिमाण भी बराबर है, इसका परिमाण उसके 2 गुने हैं, बस सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब सबसे बड़ा वेक्टर कौन है, एसी। एसी देखो, एसी सबसे बड़ा वेक्टर है और बी इसका मिड पॉइंट भी हो गया, क्योंकि ए बी और बी सी बराबर बराबर आए हैं ना, मिड पॉइंट भी हो गया। आप जब परिमाण निकालेंगे इसका मॉड जितना आएगा इसका भी मॉड जितना। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप वेक्टर से नहीं पहचान पाते, समांतर की भी कंडीशन यही होती है। ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी मीन्स ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी। समांतर की भी है, संरेख की भी है। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या थी, हम ए बी का मॉड निकाल लेते, कितना आ जाता, 16 16 32 से 33 आता था ना। बी सी मॉड निकाल लेते, अभी मॉड बी सी निकाल लेते, ये भी 33 आ जाता। और ये निकाल लेते सी ए या ए सी, ये कितना आ जाता, ये 2√33 आ जाता। निकाल के देख लीजिए। यदि किन्हीं भी 2 का परिमाण, 2 के परिमाण का योगफल तीसरे के बराबर हो जाए तब भी संरेख हो जाएंगे। देखो इनका दोनों का योगफल मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी इज इक्वल टू हो रहा है मॉड सी ए। ऐसा होता क्यों है, देखो अगर संरेख ना होकर के ये ऐसे होते, एक ही रेखा में ना होते, तो क्या ए बी और बी सी का योगफल ए सी के बराबर होता, नहीं होता ना। ये तभी तो हो सकता है जब ये भी इसके सीध में हो। यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा भी किसी एंगल पर झुके होते, संरेख ना होते, तो ए बी और बी सी का योगफल ए सी से बड़ा होता सदैव, क्योंकि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है। तो इसलिए ये जब सीधी रेखा में होंगे तभी ऐसा हो सकता है कि इसका प्लस इसका मान बराबर इसके होगा। परिमाण क्या बताता है, उसकी लंबाई को। तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक, ये कर सकते हैं। अब आप चाहते तो ये कुछ ना करते, एक और तरीका अपना लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वही √x1 - x2 का होल हाफ स्क्वायर y1 - इनके बीच की दूरी निकाल लेते बिना वेक्टर के, यही आती जो यहाँ पर आई है, यही आती। इनके बीच की दूरी निकाल लेते, वही आती। इसके बीच की दूरी निकाल लेते, यही आ जाता। फिर से यहाँ कर लेते। तो 3 तरीके हैं, आप जो भी उचित समझो कर सकते हैं, बट वेक्टर पढ़ रहे हैं तो ये तरीका सबसे बेस्ट है जो पहले किया है आपने। कोई भी कर लीजिए इसमें से।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ, दर्शाइए कि सदिश इतने इतने एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो सदिश अगर हम त्रिभुज बनाते हैं वही कंडीशन सेम ABC। तो पहला सदिश जो दिया शीर्ष का सदिश है अर्थात OA है। अगर यहाँ शीर्ष ना लिखा होता, ये लिखा होता भुजाओं के सदिश, तो इसका मतलब होता डायरेक्ट AB का मान ये दे रखा होता, लेकिन आगे लिख दिया शीर्षों के सदिश है, तो ये OA है। कितना है? 2i minus j plus k 2i minus j plus k and OB I minus 3j minus 5k. 3j minus 5k, Yes. OC 3i minus 4j minus 4k. 3i Minus 4j 4j minus 4k. माइनस 4k। अब करेंगे क्या, आपको इसमें एंगल निकालने के लिए ABC निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ABBC निकालने पड़ेंगे सब। ABBC हिंट कर रहे हैं, अपने आप करोगे। ABBC CA निकाल लोगे। जब 90 डिग्री कहा, समकोण कहा प्रूफ करने को, तो इन तीनों में से देखने पर तुमको पता चल जाएगा कि किसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आप सबका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। एक निकालेंगे AB डॉट BC, अगर 90 डिग्री आ जाता है, इसका मान कितना आ रहा है 0, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। AB इज परपेंडिकुलर ऑन BC। यदि ये नहीं होता है 0, तो आप BC डॉट CA निकाल लेना। एक ये 0 अगर आ जाए तो BC इज परपेंडिकुलर C हो जाएगा। आप पहले देख लेना, ऐसे ही आपका एग्जाम में सारे चेक करोगे, सारे थोड़े चेक करोगे, आप पहले देख लोगे किसका डॉट प्रोडक्ट मौखिक निकाला जा सकता है कि नहीं। डॉट प्रोडक्ट तो मौखिक निकालेगा ना, तो जब ये तीनों निकाला है तो देख लेना किसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, किन दो का, उन्हीं के बीच निकाल के डॉट प्रोडक्ट दिखा देना कि 0 है, अतः ये परपेंडिकुलर हो गए। और किसी त्रिभुज में एक ही तो 90 डिग्री एंगल हो सकता है, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते। कर लो। ऐसे भी कर सकते पाइथागोरस प्रूव करके। हाँ, ये भी कर सकते हो। हाँ, वो भी तरीका है कि आप इसका परिमाण निकाल लो, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C। ठीक, 2 का योग है। अब 2 का योग, जो बड़ी वाली भुजा होगी उसका वर्ग अन्य 2 के योगफल के बराबर होगा। दोनों सही है, दोनों आसान है, लेकिन वो थोड़ा सिस्टम जो है आपका है कोऑर्डिनेट सिस्टम ही, लेकिन वो हमारा दूरी वाले उसमें चला जाता है, लेकिन 100% वो मान्य है, आप वो कर सकते हैं। ठीक, तो 2 मेथड हो गए। एक डॉट प्रोडक्ट, तो मौखिक देखकर हमको पता चल जाता है किसका 0 है, उन्हीं को दिखा दो डॉट प्रोडक्ट 0 है, सो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। एक परिमाण निकाल करके पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, समझ गए, दोनों कर लेंगे। तो बस हिंट दे रहे हैं, कर लें। अब आप जानेंगे दो सदिशों के बीच का सदिश गुणा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। सदिश गुणन या सदिश गुणा। देखिए जैसे कि दो वेक्टर दिए हुए हैं A और B, ये इनके बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो इनका जो सदिश गुणा होता है इसको क्रॉस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B, ऐसे लिखेंगे। ये बराबर होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा, जहाँ थीटा इन दोनों के बीच का कोण होता है। ठीक है, थीटा इन दोनों के बीच का यहाँ पर कोण होता है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणा या क्रॉस प्रोडक्ट उनके परिमाणों तथा उनके बीच की कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। परिमाण का गुणा होगा और इनके बीच का जो कोण है उसकी ज्या के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर एन कैप लगा होता है, ये होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर एकांक सदिश, लंबवत एकांक सदिश होता है। देखिए परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पर जैसे कि ये दो सदिश हो गए, ये दो सदिश आप ऐसे ले रहे हैं, तो इस पर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होना चाहिए, इस प्रकार से कोई सदिश होना चाहिए। ये जो है ये एकांक सदिश है किस पर, A और B पर। और ये जो A क्रॉस B निकलता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है A पर भी परपेंडिकुलर, B पर भी परपेंडिकुलर। अर्थात ये जो सदिश निकला है A क्रॉस B, इसकी डायरेक्शन ये है। A क्रॉस B स्वयं में एक क्या होगा, वेक्टर। वहां पर जो आप A डॉट B निकालते थे इट वाज स्केलर क्वांटिटी, बट A क्रॉस B क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा आपको बताना पड़ेगा। A डॉट B की आपने कोई दिशा नहीं बताया था क्योंकि वो अदिश था। ठीक है, तो इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा किधर होगी, A और B दोनों पर परपेंडिकुलर। कंपटीशन में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि A और B दो सदिश हैं तो A क्रॉस B की दिशा क्या होगी,
ए पर भी परपेंडिकुलर, बी पर भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और ए और बी के ऊपर एकांक सदिश कौन होगा, ये हो जाएगा। अब अगर ए एन कैप जो है वो ए बी की डायरेक्शन में एकांक सदिश है, तो फिर एन कैप अगर हम निकालना चाहें यहां से एकांक सदिश, तो ये सदिश ए क्रॉस बी और इस सदिश का मॉड। देखो अगर किसी इस सदिश की डायरेक्शन में आपको एकांक सदिश निकालना होता है, अगर हम कहें ये एक ए सदिश है और इसी दिशा में इसका एकांक सदिश एक कैप निकालिए, तो आप क्या करते हैं, सदिश ए बटे मॉड ऑफ ए। तो ए क्रॉस बी जो है इन पर परपेंडिकुलर सदिश है और परपेंडिकुलर एकांक सदिश निकालना है, तो ये एकांक सदिश क्या होगा, यही वाला सदिश अपान इस सदिश का मॉड हो जाएगा, ठीक। और यहां से अगर आप मान निकालना चाहते हैं साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये जो है एकांक सदिश है तो इसका परिमाण क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। तो अगर आपको इनके बीच का एंगल निकालना है तो ये इससे आप निकाल सकते हैं यहाँ से। और अगर इनके बीच एकांक सदिश निकालना है, ए बी पर लंबवत एकांक सदिश कहा जाएगा, तो ऐसे आप निकालेंगे, अलग अलग मॉड नहीं करेंगे, ये सदिश बटे पूरे सदिश का मॉड होगा, ये एक सदिश मान लीजिए। अब और कंडीशन यहां से है कौन सी, कि यदि थीटा बराबर 0, अगर दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 होता है, साइन 0 का मान पूरा 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर कहीं आपको यह दिखाना होता है कि सदिश परस्पर परपेंडिकुलर है, तो आपको दिखाना होता है ए डॉट बी बराबर 0। अगर आपको कहीं दिखाना हो कि सदिश 0 अंश पर है, तो आप दिखाएंगे ए क्रॉस बी बराबर 0। इसको 0 के बराबर आप प्रूव करेंगे। तो ये चीजें हो गई इसमें सदिश के बारे में, इन फार्मूलों का मोस्टली यूज होना है। और इसमें क्या बताएं कि लंब कोणी एकांक सदिशों में अगर कुछ आप जानना चाहते हैं, थोड़ा जान लें। अगर हम यहां से निकालेंगे आई क्रॉस आई, तो क्या होगा, मॉड ऑफ आई और आई के बीच कोण कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मान क्या निकलेगा, 0। तो इसका मतलब है आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर डिफरेंट आप लेंगे, देखिए आई क्रॉस जे, तो अब आई क्रॉस जे दो सदिशों का जो सदिश गुणा होता है, तो ये मान क्या होता है, इन दोनों पर परपेंडिकुलर। तो आई और जे पर परपेंडिकुलर सदिश कौन होता है, के होता है ना। तो इसमें हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे और cos 90 डिग्री, ये कुछ नहीं लगाएंगे। हमको पता है आई और जे पर परपेंडिकुलर सदिश कौन होता है, के होता है, इसका मान के हो जाएगा। अब आप लेंगे जे क्रॉस के, तो जे और के पर परपेंडिकुलर कौन होता है, आई होता है। के क्रॉस आई, इन पर परपेंडिकुलर कौन होता है, जे होता है। लेकिन यहाँ पर एक क्रम से आपको लेना होता है, क्रम होता है आई जे एंड के। आई के बाद जे आता है तो आई जे के बाद के आता है तो जे के बाद आई आता है तो के आई। अगर आपने ये क्रम चेंज किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, बिकॉज इसमें जो होता है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, अर्थात इसमें क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, जबकि आपका जो सदिश अदिश गुणा था डॉट प्रोडक्ट, उसमें क्रम विनिमय नियम लागू होता था। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अगर आप इसके डायरेक्शन चेंज करते हैं तो माइनस आगे आ जाएगा। इतनी चीजें नोट कर लीजिए।